ऑफ द नॉलेज ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, कि जब हम सारी टोटलिटी ऑफ द नॉलेज ऑफ लैंग्वेज की बात करते हैं, यानी दुनिया में मौजूद इंसानी जहन में जितना नॉलेज लैंग्वेज के बारे में है वो लैंग कहलाता है, और फिर जब उसको मैनिफेस्ट किया जाता है तो वो पैरोल कहलाता है। इसी तरह कॉम्पिटेंस जो है दैट इज द इंडिविजुअल नॉलेज ऑफ अ लैंग्वेज, एंड परफॉर्मेंस इज द इंडिविजुअल मैनिफेस्टेशन ऑफ द कॉम्पिटेंस। Hope you have got the idea. We will have a question answer session at the end. Then you can ask if you have any problem. Then comes levels or branches of linguistics. Levels and branches, there are so many branches and levels of linguistics. Some people have differentiated between branches and levels, and some of them have given the areas of linguistics or the branches of linguistics, levels of linguistics. So we will generally discuss the branches of linguistics. First of all, ये ज़रा थोड़ा सा आप लिखते जाएंगे तो आपको बाद में नाम याद रखने में आसानी होगी। सबसे पहले जो है एवरी लैंग्वेज हैज सम बेसिक एलिमेंट्स। हर लैंग्वेज के कुछ ना कुछ बेसिक एलिमेंट्स होते हैं। बिकॉज वी आर स्टडीइंग लिंग्विस्टिक्स एंड वी आर द स्टूडेंट्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, तो आवर डिस्कशन विल मेनली फोकस ऑन द इंग्लिश लैंग्वेज एंड इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स। ठीक है जी। हर लैंग्वेज जो है उसके बेसिक एलिमेंट्स होते हैं, और वो बेसिक एलिमेंट्स क्या कहलाते हैं? लेटर्स, अल्फ़ाबेट्स जिन्हें आप कहते हैं। इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स की अगर हम बात करें तो देयर आर 26 अल्फ़ाबेट्स इन इंग्लिश लैंग्वेज which are further divided into two categories. One is consonants and the other is vowels. There are 21 consonants letters, and there are five vowels letters in English language. ठीक है जी। तो बेसिक एलिमेंट जो किसी भी लैंग्वेज का है वो उसके अल्फ़ाबेट्स होते हैं और साउंड्स होती हैं। ठीक है जी। अब हमारे पास इंग्लिश लैंग्वेज की अगर हम बात करें, और इसी पे ही आपको सवाल आएगा कि इंग्लिश लैंग्वेज में हमारे पास जो है वो 26 अल्फ़ाबेट्स हैं, और 26 अल्फ़ाबेट्स जो हैं वो करस्पॉन्ड कर रहे हैं 44 साउंड्स को। इम्पॉर्टेंट बात है, ठीक है जी, कि 26 अल्फ़ाबेट्स जो हैं वो कितनी साउंड्स को करस्पॉन्ड कर रहे हैं? 44। इसमें हमारे पास 21 कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं, और 21 कॉन्सोनेंट साउंड्स जो हैं वो करस्पॉन्ड कर रही हैं 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स को। सॉरी, 21 जो लेटर्स हैं या अल्फ़ाबेट्स हैं वो जो है वो उसके अगर आप पैरेलल देखें तो कितनी साउंड्स हैं हमारे पास? कॉन्सोनेंट्स 24 कॉन्सोनेंट साउंड, 21 कॉन्सोनेंट लेटर्स हैं, ये याद रख लें, एमसीक्यू में काम आएगा, और 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं। इसी तरह जब हम अल्फा जो है वाउल्स की बात करते हैं तो हमारे पास इंग्लिश लैंग्वेज में 5 जो हैं वो वाउल लेटर्स हैं। ठीक है जी। वो 5 वाउल लेटर्स जो हैं वो करस्पॉन्ड कर रहे हैं 20 वाउल साउंड्स को। ठीक है, तो हमारे पास टोटल हो गए अल्फ़ाबेट्स 26 और टोटल साउंड्स हो गई 44। ये ज़रा फिगर लिख लीजिएगा, जिसमें से 24 आपकी कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं और 20 जो हैं आपकी वाउल साउंड्स हैं। क्लियर होगी जी बात? आगे फर्दर हम इसको जाके पढ़ेंगे। अभी मैं आपको बेसिक एलिमेंट से उठा रहा हूँ। अब बेसिक एलिमेंट्स लैंग्वेज की हैं साउंड्स, और किसी भी लैंग्वेज की साउंड्स को जब हम स्टडी करते हैं तो दैट इज कॉल्ड फोनेटिक्स। ओवरऑल जब हम स्टडी करते हैं तो वो फोनेटिक्स है, जब पर्टिकुलर लैंग्वेज के हवाले से बात करते हैं तो वो आपकी फोनोलॉजी है। तो सो फोनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ साउंड्स। सबसे पहले साउंड्स आती है ना, ठीक है। तो साउंड्स की जो स्टडी है वो क्या कहलाती है? फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी। उसमें डिफरेंस आगे मैं बताता हूं आपको। अब ये साउंड्स मिलकर क्या बनाती हैं? वर्ड्स। ठीक है जी।
वर्ड्स की स्टडी जो है, जब लिंग्विस्टिक्स में हम वर्ड्स को स्टडी करते हैं तो वो ब्रांच जो है वो कहलाती है मॉर्फोलॉजी। तो इस तरह से मॉर्फोलॉजी इज द स्टडी ऑफ वर्ड्स, फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी इज द स्टडी ऑफ साउंड्स। ठीक है जी, वर्ड्स की स्टडी मॉर्फोलॉजी, साउंड्स की स्टडी फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी। उसके बाद वर्ड्स मिलकर क्या बनाते हैं, सेंटेंसेस। ठीक है, सेंटेंसेस की डेफिनेशन का आपको पता है, ग्रामर में आपने पढ़ी होगी। अब ये जो स्टडी है सेंटेंसेस की, इसको लिंग्विस्टिक्स में कहते हैं सिंटैक्स, SYNTAX। सिंटैक्स इज द स्टडी ऑफ सेंटेंसेस। ये मैं सिंपल डेफिनेशंस बता रहा हूँ, ठीक है जी। उसमें आगे फर्दर जो चीजें पढ़ते हैं उसमें क्लासिफिकेशन है, स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस है, क्लासिफिकेशन है, ट्रांसफॉर्मेशन है, वो बाकी बातें। ये सिंपली मैं अभी आपको नाम याद रखने के लिए, जिन्होंने लिंग्विस्टिक्स पहले नहीं पढ़ी। तो अगर हम शुरू से फिर उसको रिवाइज करें तो साउंड्स पहले नंबर पर आती हैं। साउंड्स की स्टडी क्या कहलाती है, फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी। साउंड्स मिलकर बनाती हैं वर्ड्स, वर्ड्स की स्टडी क्या कहलाती है, मॉर्फोलॉजी। और वर्ड्स मिलकर क्या बनाते हैं, सेंटेंसेस। सेंटेंसेस की स्टडी को कहते हैं सिंटैक्स। ठीक है जी। उसके बाद बात आती है मीनिंग्स पे। हर जो वर्ड है उसका कोई ना कोई मतलब होता है। जो इंडिविजुअल मीनिंग्स ऑफ वर्ड्स हैं उनकी स्टडी लिंग्विस्टिक्स में कहलाती है सिमेंटिक्स। तो सिमेंटिक्स इज द स्टडी ऑफ मीनिंग्स। अब वो जो वर्ड्स हैं उनके मीनिंग्स होते हैं और सेंटेंसेस के भी मीनिंग्स होते हैं। अब एक वर्ड जो है उसको आपने इंडिविजुअली स्टडी किया, उसके मीनिंग्स और थे। जब उसको किसी सेंटेंस के अंदर स्टडी किया तो उसके मीनिंग्स बदल गए। तो वो जो मीनिंग्स ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस है, दैट इज कॉल्ड प्रैग्मेटिक्स। इंटेंडेड मीनिंग्स होते हैं, स्पीकर्स मीनिंग्स होते हैं, ठीक है, वो प्रैग्मेटिक्स कहलाती है। उसकी मिसाल मैं आपको देता हूँ, जैसे फ्लावर है, फ्लावर मतलब फूल। ठीक है जी। इंडिविजुअली अगर वर्ड फ्लावर लिखा जाए तो उसका मतलब क्या होगा, फूल, जैसे हैविंग स्मॉल पेटल्स एंड फ्रेग्रेंस। ठीक है जी, आप डिक्शनरी में देखें फ्लावर का मतलब यही होगा। लेकिन जब हम एक सेंटेंस बनाते हैं, हम कहते हैं कि शी इज माई फ्लावर। अब इसमें फ्लावर के मीनिंग्स क्या हैं, इसमें फ्लावर के मीनिंग्स वो नहीं है कि सेपल, पेटल्स, फ्रेग्रेंस। इसका मतलब कुछ और है। ठीक है। तो अब यहाँ पे सेंटेंस के अंदर फ्लावर के मीनिंग्स और हैं, इंडिविजुअली फ्लावर के मीनिंग्स और हैं। जब हम इंडिविजुअली स्टडी करते हैं तो दैट इज कॉल्ड सिमेंटिक्स। जब हम उसको किसी कॉन्टेक्स्ट में उस वर्ड को स्टडी करते हैं तो उसको कहते हैं प्रैग्मेटिक्स। होप यू हैव गॉट द आइडिया। एंड दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सिमेंटिक्स एंड प्रैग्मेटिक्स। कि सिमेंटिक्स में जो है वो इंडिविजुअल मीनिंग्स होते हैं और उसमें कंटेक्चुअल मीनिंग्स होते हैं। मीनिंग्स दो तरह के होते हैं, याद रखें। एक होते हैं डेनोटेटिव मीनिंग्स और एक होते हैं कॉनोटेटिव मीनिंग्स। डेनोटेटिव्स याद रखने के लिए बता रहा हूं, डी stand for dictionary meanings, denotative meanings mean dictionary meanings, connotative contextual meanings। connotative सी से शुरू हो रहा है तो इसलिए याद रखने के लिए contextual meaning याद रख लें। और denotation डी से शुरू होता है तो डिक्शनरी भी डी से स्टार्ट होती है, तो इसको जरा थोड़ा सा असिमिलेट कर लें, एसोसिएशन डेवलप करके आप उसको याद रख सकते हैं। तो डेनोटेशनल मीनिंग या डेनोटेटिव मीनिंग्स जो होते हैं वो आपके कहलाते हैं जो है इंडिविजुअल मीनिंग या डिक्शनरी मीनिंग्स। और किसी सर्टन कॉन्टेक्स्ट में जो वर्ड के मीनिंग्स होते हैं उसको आप कहते हैं कॉनोटेशन या कॉनोटेटिव मीनिंग्स या कॉनोटेशनल मीनिंग या कंटेक्चुअल मीनिंग्स। देयर आर सो मेनी वर्ड्स फॉर द सेम टर्म। ठीक है जी। उसके बाद जब हम लैंग्वेज के अंदर या सेंटेंसेस के अंदर, अब ये मैं तरतीब से बता रहा हूँ आपको कि पहले हमने साउंड्स की बात की, फिर हमने वर्ड्स की बात की, फिर हमने सेंटेंस की बात की, फिर हमने वर्ड्स के मीनिंग्स की बात की, फिर सेंटेंस में वर्ड्स के मीनिंग्स की बात की। तो ये ब्रांचेस डेवलप होती हुई, पहली फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी, दूसरी मॉर्फोलॉजी, तीसरी जो है वो सिंटैक्स, चौथी सिमेंटिक्स, पांचवी जो है वो प्रैग्मेटिक्स। ठीक है जी। इसके बाद होती है स्टाइलिस्टिक्स।
जब हम लैंग्वेज के अंदर, लिटरेचर के माशाल्लाह से आप स्टूडेंट हैं, तो आपने देखा होगा कि लिटरेचर में बहुत सी फिगरेटिव लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है, सिमिलीज, मेटाफर, ऑक्सिमरॉन, एलिट्रेशन जो है, कॉन्सोनेंस, एसोनेंस, अपॉस्ट्रॉफ, ये लिटरेरी टर्म्स में आपने पढ़ा होगा। जब इस तरह की चीज़ों को किसी भी लैंग्वेज में हम स्टडी करते हैं तो उसको कहते हैं स्टाइलिस्टिक्स। ठीक है जी। इसके अलावा और भी सब फील्ड्स हैं जो कि लिंग्विस्टिक्स की हैं, लेकिन हमारा कंसर्न इन तक ही है, इसी में से ही आपको सवाल आएंगे। ठीक है, तो होप यू हैव गॉट द बेसिक आइडिया ऑफ द डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ लिंग्विस्टिक्स। इसी तरह हम हर ब्रांच को अलग अलग फिर जो है फर्दर मौका अगर मिला तो इंशाल्लाह एक एक ब्रांच को मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो आज जो सबसे पहली हमारी ब्रांच है जो कि साउंड से रिलेटेड है वो है फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी। तो फोनेटिक्स की डेफिनेशन पहले लिख लें कि फोनेटिक्स क्या होती है। फोनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन, वर्ड लिख लें, प्रोडक्शन, परसेप्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ स्पीच साउंड्स। दोबारा बोल रहा हूं, फोनेटिक्स इज द branch of linguistics that deals with the production, perception and transmission। तीन वर्ड याद रख लें, प्रोडक्शन, परसेप्शन एंड ट्रांसमिशन, पीपीटी। पीपीटी जैसे पावर पॉइंट की स्लाइड्स को कहते हैं पीपीटी, उससे आप याद रख लें। पी स्टैंड फॉर प्रोडक्शन, सेकंड पी स्टैंड फॉर परसेप्शन एंड टी स्टैंड फॉर ट्रांसमिशन। तो फोनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन, परसेप्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ व्हाट, ऑफ स्पीच साउंड्स, कि किस तरह से स्पीच साउंड प्रोड्यूस होती हैं, किस तरह से स्पीच साउंड्स परसीव की जाती हैं, किस तरह से स्पीच साउंड्स एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करती हैं। ये सारी चीजें जो हैं हम फोनेटिक्स के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है जी। तो फोनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ स्पीच साउंड्स। आगे जो मैंने एक वर्ड बोला था फोनोलॉजी। अब फोनोलॉजी क्या है? फोनोलॉजी इज द स्टडी ऑफ स्पीच साउंड्स ऑफ अ पर्टिकुलर लैंग्वेज। फोनोलॉजी जो है वो पर्टिकुलर लैंग्वेज की स्टडी है। ठीक है जी। और मतलब किसी भी खास लैंग्वेज की जब हम उसको स्टडी करते हैं उसकी साउंड्स को, तो दैट इज कॉल्ड फोनोलॉजी। जब ओवरऑल हम स्टडी कर रहे होते हैं तो दैट इज फोनेटिक्स, और जब हम पर्टिकुलर किसी लैंग्वेज की स्पीच साउंड्स को स्टडी करते हैं तो दैट इज कॉल्ड फोनोलॉजी। जैसे उर्दू फोनोलॉजी, इंग्लिश फोनोलॉजी, पश्तो फोनोलॉजी। ठीक है, दैट इज कॉल्ड बेसिकली फोनोलॉजी। फोनोलॉजी इज द स्टडी ऑफ स्पीच साउंड्स ऑफ अ पर्टिकुलर लैंग्वेज। गॉट इट? क्लियर होगी जी बात? उसके बाद हम देखते हैं कि ये जो प्रोडक्शन है, परसेप्शन है और ट्रांसमिशन है, ये किस बला का नाम है, या इसके अंदर क्या चीजें आती हैं। हम देखेंगे कि जो प्रोडक्शन है उसमें हम पढ़ेंगे कि साउंड प्रोड्यूस कैसे हुई। परसेप्शन में हम पढ़ेंगे कि साउंड जो है वो रिसीव कैसे हुई। रिसीव हम ईयर से करते हैं, बोलते हम टंग के जरिए से हैं, और फर्दर जो आर्टिकुलेटर्स हैं उनके जरिए से है। ठीक है जी। तो और ट्रांसमिशन के एक जगह से दूसरी जगह कहाँ जाती है, किधर से हम बात कर लेकर जाते हैं, या अब मैं बोल रहा हूँ तो मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है, तो मेरे मुंह और आपके कान के दरमियान साउंड के साथ क्या हो रहा है, उसमें हम ट्रांसमिशन को स्टडी करते हैं। तो पहली जो इसके आगे फर्दर ब्रांचेज हैं फोनेटिक्स की, फोनेटिक्स की तीन ब्रांचेज हैं। एक जो आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स है जो कि प्रोडक्शन से डील करती है। ठीक है, जो हाउ द साउंड्स आर प्रोड्यूस्ड, ये हम पढ़ेंगे फोनेटिक्स की ब्रांच में, आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स में। ये भी क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट आ सकता है, और कई दफ़ा फोनेटिक्स की ब्रांचेस पे क्वेश्चन तकरीबन हर दफ़ा कोई ना कोई जो है वो क्वेश्चन आता है कि आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स क्या है,
ऑडिटरी फोनेटिक्स क्या है और अकूस्टिक फोनेटिक्स क्या है। ठीक है जी। तो मैंने आपको तीन बताई हैं। एक प्रोडक्शन, प्रोडक्शन इज रिलेटेड विद द आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स। उसके बाद है परसेप्शन, परसेप्शन को हम स्टडी करते हैं ऑडिटरी फोनेटिक्स में। और तीसरी है ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन को हम स्टडी करते हैं अकूस्टिक फोनेटिक्स में। तो इसको हम फर्दर डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम बात करते हैं अकूस्टिक फोनेटिक्स की, सॉरी आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स की। ठीक है जी। Articulatory phonetics is the branch of phonetics that deals with the production of speech sounds. सबसे पहले देखें कि स्पीच साउंड प्रोड्यूस कैसे होती है। आप माशाल्लाह से जब से पैदा हुए हैं, बोल रहे हैं, कभी आपने ये सोचा कि ये आवाज़ प्रोड्यूस कैसे होती है? अगर किसी ने सोचा है वो जस्ट हैंड रेज कर दे बोलने की, अभी क्योंकि टाइम फिर लग जाएगा तो मिस हो जाएगा लेक्चर पूरा। जिसने कभी सोचा है कि हम बोलते कैसे हैं, हमारी साउंड प्रोड्यूस कैसे होती है, वो जस्ट हैंड रेज कर दे, मुझे आइडिया हो जाएगा कि किस किस को पता है। माशाल्लाह, वेरी गुड, गुड जी। तो मोस्ट ऑफ यू नो दैट हाउ द साउंड्स आर प्रोड्यूस्ड। ठीक है जी। कुछ को जिनको नहीं पता हम बताए देते हैं कि जो आपकी साउंड प्रोड्यूस होती है, इसका पूरा एक मैकेनिज्म है। अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म में कुछ ऐसे आज़ा रखे हैं जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारी जो साउंड की प्रोडक्शन है उसमें हिस्सा लेते हैं। उसमें सबसे पहले जो है लंग्स आते हैं। ठीक है। अब होता क्या है कि लंग्स से एयर जो है वो ट्रेकिया के जरिए, विंड पाइप के जरिए से आपकी ओरल कैविटी की तरफ मूव करती है। ओरल कैविटी के अंदर आपके पास बहुत से आर्टिकुलेटर्स हैं। ठीक है जी। वो उनके साथ अटकेलियां करती हुई, किसी के साथ लड़ती हुई, किसी के साथ झगड़ती हुई, किसी को थप्पड़ मारती हुई, वो हवा जो है वो आपकी माउथ कैविटी से बाहर निकलती है। इस धींगा मुश्ती में कहीं ना कहीं जो है वो साउंड प्रोड्यूस हो जाती है। ठीक है। जैसे अगर आप ट साउंड को प्रोड्यूस करते हैं तो आप देखें कि आपकी जो टंग है वो आपकी रूफ ऑफ द माउथ यानी एल्वियोलर रिज, जो अगला हिस्सा है रूफ ऑफ द माउथ का, उसके साथ टच करती है। अगर आप बोलेंगे ना ट, ट में आपकी टिप ऑफ टंग जो है वो एल्वियोलर रिज को के साथ जाकर टकराती है और पीछे से उसको ब्लॉक करती है एयर को, और फिर वहां से हटती है तो साउंड प्रोड्यूस होती है। दिस इज, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। तो दिस इज द होल प्रोसेस। ठीक है जी। उस प्रोसेस में जो पहली बात करने वाली है वो है आपके स्पीच ऑर्गन्स। ठीक है जी। ये स्पीच ऑर्गन्स हैं, आपने डायग्राम देखी होगी पहले भी। इसमें क्या होता है कि इसके नीचे जो है ये तो आपके वो वोकल कार्ड, लेरिंक्स से ऊपर का सारा हिस्सा है, इसके नीचे डायाफ्राम है और आपके लंग्स हैं। ठीक है जी। आपने जो सारे हैं आर्टिकुलेटर्स, इनके प्लीज नाम याद कर लेने हैं, याद रख लेने हैं। ठीक है। इसमें सबसे पहले नीचे से अगर हम शुरू करें तो लेरिंक्स है, उसके साथ साथ वो वोकल कॉर्ड्स हैं। ठीक है। फिर फेरिंक्स है, फेरिंक्स के बाद यूवियोला है, फिर वेलम है, फिर आपका पैलेट है, और फिर नेजल कैविटी है, एल्वियोलर रिज है, टंग है। ठीक है जी। अब जरा इस जो डायग्राम है इसको जरा साइड पे करें और अपनी जबान को जरा अपनी माउथ कैविटी में जरा थोड़ी सी हरकत दें, जबान जरा हिलाएं। ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, अपनी जबान जो है उसको आपके जो अपर टीथ हैं उनके ऊपर रखें, साथ साथ करते जाएं, समझ आ जाएगी। उसको ऊपर रखते हुए, टीथ के ऊपर रखते हुए उसे ऊपर की तरफ थोड़ा सा प्रेशर दे के आप उसको रूफ ऑफ द माउथ के साथ मूव करें। अब आपने मूव करना जब स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले आपकी जो टंग है वो आपके दांतों पर आएगी। दांतों के पीछे जो है हल्का सा उभरा हुआ हिस्सा, जरा मूव करते जाएं। ठीक है। उभरा हुआ जो हिस्सा है वो कहलाता है एल्वियोलर रिज। पहले जो आ गए वो आपके आ गए अपर टीथ, उसके पीछे जबान को मूव करें। वो जो आपके दांतों के पीछे उभरा हुआ हिस्सा है दैट इज कॉल्ड एल्वियोलर रिज। उसके नीचे फिर मूव करें जबान,
और आपको हार्ड हिस्सा रूफ ऑफ द माउथ पे फील होगा। वो जो हार्ड है दैट इज कॉल्ड हार्ड पैलेट। और उसके पीछे अगर जबान आपकी जा सकती है तो कोशिश कर लें, मेरी तो नहीं जाती, ठीक है। उस हार्ड पैलेट के पीछे एक सॉफ्ट सा हिस्सा है जिसको सॉफ्ट पैलेट कहते हैं, और उसके नीचे उसके पीछे थोड़ा सा एक लटका हुआ लॉब सा है। जब आप पूरा मुंह खोल के जो है शीशे के आगे खड़े हों तो वो आपके बिल्कुल जो है सॉफ्ट पैलेट के पीछे एक लटका हुआ लॉब होता है, एक लुथड़ा सा होता है, ठीक है, जिसको यूवियोला कहते हैं, ठीक है जी। उसके पीछे फिर आगे आ जाए नीचे तो फेरेंक्स है, लेरेंक्स हैं, वोकल कॉर्ड्स हैं, और फिर आगे आपके लोअर टीथ, लोअर लिप्स, ठीक है। अब ये आप सारे गिन लें, लोअर लिप्स, लोअर टीथ, ये लिप्स भी आपके जो हैं वो आर्टिकुलेटर्स में ही आते हैं, स्पीच ऑर्गन्स में ही आते हैं, ठीक है जी। होप यू हैव गॉट द बेसिक आइडिया ऑफ द स्पीच ऑर्गन। स्पीच ऑर्गन्स को आर्टिकुलेटर्स भी कहते हैं। मैं एक दफ़ा फिर रिपीट कर रहा हूँ आपकी आसानी के लिए ताकि आपको याद रहे। हम लिप्स से स्टार्ट करेंगे, नीचे वाले लिप्स को हम कहते हैं लोअर लिप, और उसके पीछे जो दांत हैं उनको कहते हैं लोअर टीथ, ठीक है। उसके बाद ऊपर आ जाएं, सबसे पहले अपर टीथ हैं, उसके पीछे अपर सबसे पहले अपर लिप्स हैं, उसके पीछे अपर टीथ हैं, उसके पीछे अगर आप जाएं तो एल्वियोलर रिज है जो उभरा हुआ हिस्सा है, उसके पीछे जाएं तो वो एक आपको हार्ड हिस्सा नजर आएगा, फील होगा, दैट इज हार्ड पैलेट। उसके पीछे सॉफ्ट सा हिस्सा है, दैट इज कॉल्ड सॉफ्ट पैलेट। उसके पीछे एक लटका हुआ लॉब है, वो है आपका यूवियोला, ठीक है। इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो आर्टिकुलेटर है वो हमने मिस कर दिया है, ठीक है, वो है आपका टंग। याद रखें, टंग पंजाबी वाली नहीं, टंग अंग्रेजी वाली, मतलब जुबान, ठीक है। अब टंग जो है दैट इज द एक्टिव आर्टिकुलेटर। याद रखें, दो आर्टिकुलेटर्स को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, एक होते हैं पैसिव आर्टिकुलेटर और एक होते हैं एक्टिव आर्टिकुलेटर। पैसिव आर्टिकुलेटर होते हैं जो अपनी जगह से हिलते नहीं हैं, और एक्टिव आर्टिकुलेटर्स वो होते हैं जो अपनी जगह से मूव कर जाते हैं इधर उधर। तो आपकी जो टंग है दैट इज द मोस्ट एक्टिव आर्टिकुलेटर, ठीक है। अब इसको भी फर्दर बहुत से हिस्सों में डिवाइड किया गया है। इसका सबसे आगे वाला जो हिस्सा है दैट इज कॉल्ड फ्रंट टिप ऑफ टंग, फिर उससे पीछे फ्रंट ऑफ टंग, उसके पीछे मिडल ऑफ टंग या उसको ब्लेड भी कहते हैं, और उसके पीछे बैक ऑफ टंग। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, लिख लें। सबसे पहले जो है टिप ऑफ टंग, जो आगे टिप होती है टंग की, उसको टिप ऑफ टंग कहते हैं। उसके पीछे जो है वो फ्रंट ऑफ टंग है, उसके पीछे मिडल ऑफ टंग या उसको ब्लेड भी कहते हैं, और उसके पीछे जो है वो बैक ऑफ टंग है, ठीक है। अब ये एक बड़ा सवाल इंपॉर्टेंट आता होता है, अभी इसको जरा गौर से सुनिएगा कि व्हेन योर टंग इज एट रेस्ट, the part of tongue which is under the soft palate is called, सवाल दोबारा सुन लें, when your tongue या when your mouth या when your tongue is at rest, the part of the tongue which is under the soft palate is called। अब उसके ऑप्शन सुन लें, टिप ऑफ टंग, मिडल ऑफ टंग, बैक ऑफ टंग। कि जब आपकी ज़बान एट रेस्ट होती है तो सॉफ्ट पैलेट के नीचे आपका बैक ऑफ टंग होती है, हार्ड पैलेट के नीचे आपका जो है वो क्या उसको कहते हैं ब्लेड या मिडल ऑफ टंग होती है, और जो आपकी अल्वियोलर रिज है उसके नीचे आपकी फ्रंट ऑफ टंग होती है, या टिप वो आगे जो बनी होती है वो टिप होती है। तो इस तरह से भी सवाल कई दफ़ा पेपर में आया हुआ है, तो इसलिए टंग और दूसरे जो आर्टिकुलेटर्स हैं उनके नाम याद रखना आपके लिए इंतहाई ज़रूरी है। तो ये तो बात हो गई आर्टिकुलेटर्स की, स्पीच ऑर्गन्स की, किस तरह से साउंड प्रोड्यूस होती हैं, क्या उसका प्रोसेस है। अब हम थोड़ी सी उसकी जो टर्म्स हैं उसके अंदर उनको हम डिफाइन करेंगे। सबसे पहली जो टर्म है वो है आपकी फनीम, ठीक है। फनीम का किसी को पता है तो ज़रा एक बंदा सिर्फ जवाब देगा, क्योंकि ज़्यादा फिर वो आपको पता है कि टाइम वेस्ट होता है हर बंदे की बात सुनना। एंड पे हम आपसे सवाल लेंगे।
जी फनीम की डेफिनेशन कौन बताएगा? एक बंदा बता दे प्लीज। Minimal unit of sound is called phoneme. जी द मिनिमल यूनिट ऑफ साउंड इज कॉल्ड फनीम। बस उन्होंने डेफिनेशन बता दी, मेरा काम आसान कर दिया। या इसको आप इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, द स्मॉलेस्ट मीनिंग डिस्टिंग्विशिंग साउंड यूनिट इन एन एब्स्ट्रैक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द साउंड ऑफ लैंग्वेज। बहरहाल इतनी उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है डिटेल में, आपने सिर्फ याद रखना है द मिनिमल यूनिट ऑफ साउंड इज कॉल्ड फनीम। ठीक है जी। उसके बाद है एलोफोन। एलोफोन जो है, इनकी डेफिनेशन देखें, द वेरिएंट्स ऑफ फनीम्स आर कॉल्ड एलोफोन्स। वेरिएंट्स क्या होते हैं? यानी देखें फनीम्स हैं तो फनीम आपके जितने भी हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं कि 44 फनीम्स हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, यानी साउंड्स हैं। ठीक है, मिनिमल यूनिट जो है वो आपके 44 हैं। ठीक है, अब इसमें हम देखेंगे कि एलोफोन्स क्या होते हैं। वेरिएंट्स ऑफ फनीम्स आर कॉल्ड एलोफोन। इसकी एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। उर्दू में अगर आप देखें या पंजाबी में, पंजाबी आप लोग समझते हैं या नहीं? समझते होंगे ऑब्वियसली। अब दो तरह की पंजाबी बोली जाती है, एक लाहौर में बोली जाती है, एक जरा ये सरगोदा साहिवाल वाली साइड पे बोली जाती है, तो उसमें फर्क है। यहाँ पे लाहौरी लोग जो हैं वो घोड़े को कहते हैं घोड़ा। क्या कहेंगे? घोड़ा। भाभी को कहेंगे भाभी। ठीक है। और जग को कहेंगे चग, या जो फॉर्म होता है ना वो, उसको चग। अब ये जो च है, जैसे आपका एक फनीम है ना च, अब च और च ये फनीम एक ही है, वो जो दूसरा च है वो उसका वेरिएंट है, वो उसका एलोफोन है। ठीक है। इसी तरह जैसे हम कहते हैं पन और भन। ठीक है। अब पा साउंड पन और पन। ठीक है। इसमें पा का जो प पन है ना, उसमें जो प है वो वेरिएंट यूज हुआ हुआ है पा साउंड का। एक पा साउंड ओरिजिनल है, एक प जो है वो उसका वेरिएंट है। वो जो वेरिएंट ऑफ फनीम होता है दैट इज कॉल्ड एलोफोन। ठीक है जी। उसके बाद हाउ द साउंड इज प्रोड्यूस्ड वो हमने बता दिया है आपको। स्पीच ऑर्गन्स के बारे में हमने थोड़ी सी डिस्कशन कर ली है, ये आप स्पीच ऑर्गन्स देख लें, उसको बता दें। वो फिर उमैद साहब आपसे कुछ नोट्स भी शेयर कर देंगे इस हवाले से। या इसके लिए अगर आपने बेस्ट जो बुक है वो जॉर्ज यूल की बुक है। ठीक है, इसकी स्टडी ऑफ लैंग्वेज की बाय जॉर्ज यूल, उसकी आप बुक सॉफ्ट में मैं उमैद को दे दूंगा, आप उनसे ले लें और उसको आप स्टडी कर लें, वो भी बेहतर हो जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद हम देखते हैं वाउल्स क्या होते हैं और कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी। अब बस क्विकली हम वाउल्स और कॉन्सोनेंट की डेफिनेशन तक इसको महदूद रखेंगे, उसके बाद हम आपके क्वेश्चंस लेंगे। मे भी जो भी आपके बाकी क्वेश्चन हो वो आप उमैद को सेंड कर दीजिएगा, मैं उस पर आपको फीडबैक दे दूंगा। वाउल्स की डेफिनेशन फटाफट लिख लें कि वाउल्स आर द साउंड्स इन द प्रोडक्शन ऑफ विच देयर इज नो ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ एयर कंप्लीट और पार्शियल। कहीं से भी आपको मिल जाएगी, पहले समझना जरूरी है। डेफिनेशन तो आप कहीं से गूगल भी कर सकते हैं। वाउल साउंड्स ऐसी साउंड्स हैं जिनकी प्रोडक्शन के दौरान आपके लंग्स से आने वाली हवा जो है वो कहीं रुकती नहीं, जैसे वहां से आई वैसे ही आपकी माउथ कैविटी से बाहर निकल गई। ऐसी साउंड्स जो हैं वो क्या कहलाती हैं? वाउल्स। द वाउल्स आर द साउंड्स इन द प्रोडक्शन ऑफ विच देयर इज नो ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ एयर कंप्लीट और पार्शल। ना मुकम्मल तौर पर कोई बीच में ब्लॉकेज आता है, ना पार्शल ब्लॉकेज आता है, जैसे हवा आती है वैसे निकल जाती है। जैसे अ, ई, ए, इया, इया, उआ, ये सारी वाउल साउंड्स हैं। ठीक है जी। सॉरी।
उसके बाद है कॉन्सोनेंट साउंड्स। कॉन्सोनेंट्स इसके उलट हैं। कॉन्सोनेंट्स में क्या होता है कि आपके लंग्स से आने वाली हवा जो है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी आर्टिकुलेटर से टकराती है या घिसटती हुई बाहर आती है या उसके रास्ते में कोई ना कोई आर्टिकुलेटर आ जाता है। ठीक है, तो ऐसी साउंड जिनकी प्रोडक्शन के दौरान आपके स्पीच ऑर्गन्स आपके लंग्स से आने वाली हवा को ब्लॉक करते हैं या उसको जो आर्टिकुलेटर्स हैं वो जो उसका रास्ता है हवा का उसको नैरो कर देते हैं, तो ऐसी साउंड्स कॉन्सोनेंट्स कहलाती हैं। जैसे प, ब, स में क्या हो रहा है, आपकी जो टंग है वो ऊपर जा रही है आपकी उसके साथ हार्ड पैलेट के साथ, और दरमियान में रास्ता जो है वो कम हो रहा है जिसकी वजह से हवा प्रेशर के साथ बाहर निकलती है। जैसे पाइप को आप आगे से दबाते हैं तो पानी जो प्रेशर के साथ आगे निकलता है, तो ऐसी साउंड। इसी तरह ट साउंड है, ट में क्या हुआ है कि रास्ता मुकम्मल तौर पर ब्लॉक कर दिया है टिप ऑफ टंग और एल्वियोलर रिज ने मिलकर, और फिर जब रास्ता मिलता है तो साउंड जो है वो बाहर निकलती है। तो उसके बाद है डिफ्थोंग्स। डिफ्थोंग्स जो हैं ये वाउल्स की ही आगे एक टाइप है। ठीक है, और व्हेन द वाउल चेंजेस इट्स क्वालिटी, जब वाउल अपनी क्वालिटी को चेंज करता है, when the vowel changes its quality, it starts with one vowel and ends with another। ये दो वाउल्स का कॉम्बिनेशन होता है, एक वाउल से डिफ्थोंग स्टार्ट होता है और दूसरे पे खत्म होता है। ठीक है जी, तो यहाँ तक हम इसकी सिर्फ डेफिनेशन अभी मैंने आपको बताया नहीं है कि इंग्लिश लैंग्वेज में कितनी वाउल साउंड्स हैं, कितने कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं, वाउल्स की कितनी आगे अकसाम है, कॉन्सोनेंट्स की कितनी अकसाम है, वो इंशाल्लाह आगे अगले लेक्चर्स में आपको बताऊंगा। तो होपफुली यू हैव गॉट सम बेनिफिट फ्रॉम दिस सेशन एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू, और इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू मे आस्क। थैंक यू।